हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड बेसिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है तो इसको हम फटाफट कवर अप कर लेते हैं। तो लीनियर डिपेंडेंस क्या होती है? जब भी किसी भी वेक्टर को या किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को आप किन्हीं दो या एक वेक्टर के कॉम्बिनेशन से, मतलब एक वेक्टर का आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन करके अगर आप उसको बना सकते हो, देन दैट वेक्टर इज नोन एज अ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, सब एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। तीन वेक्टर्स है मेरे पास, v1 v2 एंड v3। ठीक है, अब यहाँ पे v2 कैसे बन सकता है? v2 में अगर मैं v1 में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो v2 बन जाएगा। v3 में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, v1 में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो v3 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, और या फिर अगर मैं v1 और v2 को प्लस कर दूँ तो भी मेरा v3 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। तो कभी भी किसी के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से या किन्हीं दो वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से अगर आपका वेक्टर बन रहा है तो वो जो वेक्टर क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस केस में v2 एंड v3 क्या है हमारा? ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? v1 पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको पता कैसे करते हैं कि हमारे वेक्टर स्पेस में कितने लीनियरली डिपेंडेंट है और कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं? तो उसका वन ऑफ द तरीका होता है रैंक। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास दो वेक्टर्स, ठीक है, v1 एंड v2, मैंने इनको लिख दिया 1 2, इनको एज अ कॉलम लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज v1 एंड दिस इज v2, तो लिख दिया 1 2 एंड 2 4। ठीक है, अब मैंने इसका जो है क्या कहते हैं RRF कैलकुलेट किया तो मेरे ये आ रहा है आंसर। तो इसकी रैंक कितनी होगी? जिन्होंने मेरे पुराना लेक्चर पढ़ा होगा या जिनको आता होगा, इसकी रैंक क्या होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला रो है वो तो पूरा 0 हो गया है, तो सिर्फ एक ही रो में वैल्यूज़ हैं, तो इसकी रैंक हो गई 1। अब इनमें नंबर ऑफ रोज कितने थे? 2। ठीक है, यानी नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे? यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर्स मेरे पास 2 थे, नॉट नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ वेक्टर्स मेरे पास 2 थे, लेकिन रैंक मेरी 1 आई है। तो अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर से छोटा होता है देन हमारे जो वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट वेक्टर हैं। ठीक है, हमारे वेक्टर क्या है? डिपेंडेंट वेक्टर है। तो इसका मतलब v1 v2 में तुम्हें क्या दिख रहा है? कौन सा डिपेंडेंट होगा? v2 होगा, क्योंकि v1 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो v2 बन जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल सकता है कि हमारे वेक्टर स्पेस में डिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो अगर जितने भी जो भी हमारी रैंक होगी उतने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं उतने मेरे पास बेसिस वेक्टर्स होंगे। नाउ बेसिस में आते हैं। अब बेसिस कैलकुलेट कैसे करते हैं? बेसिस मुझे निकालना कैसे? बेसिस मैंने आपको पिछली किचन एनालॉजी में पढ़ाया। तो बेसिस क्या होता है? बेसिस इज बेसिकली योर रेसिपी बुक। आ गया। बेसिस इज बेसिकली योर मिनिमम इंग्रेडिएंट्स। ये मिनिमम इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपकी कोई भी रेसिपी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, दिस पैन इज योर रेसिपी बुक। ठीक है, कोई भी, मतलब अगर मेरे पास ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है तो मैं कोई भी रेसिपी बना सकती हूँ जो कि इस रेसिपी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, तो उन मिनिमम इंग्रेडिएंट्स को बेसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो होने ही चाहिए, इससे मैं बाकी के 10 इंग्रेडिएंट्स और बनाऊंगी एंड उन सबको मिला के मेरी रेसिपी बन जाएगी। ठीक है, तो वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते बेसिस होता है कि मिनिमम ये चीज़ होनी चाहिए। अब मेरे वेक्टर स्पेस में बेसिस वेक्टर्स कौन सा है? इनको क्यों चाहिए होता है? फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए। अगर मेरे पास मान लो 1000 फीचर्स है, 1000 वेक्टर्स है, और उसमें से मुझे पता चला कि जैसे 10 वेक्टर्स है, वही 10, मेरी रैंक जो है 10 है, तो उसका मतलब 10 वेक्टर्स ही ऐसे हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ 10 फैक्टर्स रखूँगी, बाकी के जो 90 है मैं उनको डिस्कार्ड कर दूँगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो 10 कौन से हैं? ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले वेक्टर्स को एज अ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, फिर उसको RREF में कन्वर्ट करना है, जो भी हम लोगों ने ऊपर किया। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग रैंक निकाल लेते हैं यहाँ तक, ये हो गया, ये वाला 2 स्टेप हो गया, स्टेप 2। फिर उसके बाद हम पाइवट कॉलम्स देखेंगे। पाइवट कॉलम्स कौन से कॉलम्स होते हैं? जिनमें हमारे पास नॉन या ज़ीरो वैल्यूज़ होती है। ठीक है, वो हो गए पाइवट कॉलम्स। फिर उसके बाद ओरिजिनल वेक्टर्स इन दीज पॉइंट्स इन दीज पाइवट कॉलम्स फॉर्म द बेसिस। तो जो भी ओरिजिनल वेक्टर्स होंगे इस पाइवट पॉइंट में, वो हमारे क्या बन जाएंगे? हमारे बेसिस बन जाएंगे। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा v1 वेक्टर था 1 2 3, v2 था 2 4 6, v3 था ये, v4 था ये, v5 था ये। तो मैंने इनको एज अ कॉलम लिख दिया। ठीक है, v1 v2 v3 v4 v5 ये सारे मैंने लिख दिए।
अब मैं इसको RREF में कन्वर्ट करूँगी, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप, तो आई एम लीविंग इट टू यू टू कन्वर्ट इट टू REF, बट आप चाहो तो पॉज करके आंसर देख सकते हो, मैंने उसको सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको स्लो करके या पॉज करके ले सकते हो। सो दिस इज़ माई आंसर। तो अब इसका रैंक क्या है, क्या पता चल रहा है, ये आखिर का क्या है रो, 0 आ रहा है, तो मेरी रैंक कितनी हुई, 2 हुई। नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 वेक्टर्स है, रैंक मेरी 2 है, तो ये कम है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेक्टर्स है, और सिर्फ 2 ही वेक्टर्स ऐसे हैं जो कि मेरे बेसिस वेक्टर है। वो वेक्टर कौन से हैं, इनमें से कौन से कॉलम्स पाइवट कॉलम्स हैं, तो ये वाला कॉलम है, इसमें नॉन ज़ीरो नंबर है, ठीक है। इसके अलावा ये कॉलम नहीं है क्योंकि इसमें 1 नहीं आया है, ठीक है। इसमें भी 1 नहीं आया है, इसमें 1 आया है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें भी, मतलब इसमें थर्ड रो में 1 आना चाहिए था, तो इसमें नहीं आया है। तो बेसिकली सिंपल तरीका क्या है, पहले ये देखो, रोज चेक करो ना कि कॉलम चेक करो। फर्स्ट रो में 1, सबसे पहला 1 किस में आया है, इसमें आया है, और बाकी के सब क्या है, अरे यार बाकी के सब क्या है, 0 है, तो ये मेरा पाइवट कॉलम हो गया, मैंने लिख दिया। फिर सेकेंड रो में देखा मैंने, नंबर 1 सबसे पहले कहाँ आया है, इसमें आया है, बाकी के 0 है, यस बाकी के 0 है, तो इसको ही मैंने पाइवट कॉलम में लिख दिया। नंबर 3 में 1 कहाँ है, कहीं नहीं है, तो वो तो हटा ही दो। तो अब मेरे पाइवट कॉलम्स कौन से हो गए, 1 एंड 4। तो फिर मेरे बेसिस वेक्टर कौन से हो गए, 1 एंड 4। अब मैं बेसिस वेक्टर, मैं वापस से यहाँ पे मैंने पूरा वेक्टर्स दोबारा लिखा, ठीक है। तो मेरा V1 एंड V4 जो है मेरा बेसिस वेक्टर है, ठीक है। V1 एंड V4 तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या V2 V3 और V5 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या स्केलर मल्टीप्लिकेशन से बन सकता है, तो हम देखते हैं। तो जो V2 है दिस, वो ट्वाइस ऑफ V1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। जो V3 है वो थ्राइस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ V1 है, 1 का 3 से, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। और जो V5 है वो क्या है, वो V1 और V4 का प्लस है, 1 1 2, देन 2 + 1 3, देन 3 + 1 4, यस। तो यानी अगर मेरे पास V1 एंड V4 है, तो फिर मैं कोई भी वेक्टर स्पेस में कोई भी वेक्टर बना सकती हूँ, यानी मैं कोई भी रेसिपी क्रिएट कर सकती हूँ अगर मेरे पास ये 1 एंड 4 है, ठीक है। 1 एंड 4 7, 2 भी बना सकती हूँ, 3 बना सकती हूँ, 5 बना सकती हूँ, मतलब मैं पूरा वेक्टर स्पेस यानी पूरा स्पैन में कवर कर सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट अ बेसिस इज़, ठीक है। अभी इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो कि मैंने नेक्स्ट उसमें लिखा है, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो मैंने उसके लिए नेक्स्ट दूसरा पेज बनाया हुआ है। और इसके अलावा मेरा एक टॉपिक और बच रहा है लीनियर अलजेब्रा में, दैट इज़ मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसके बाद मैंने कैलकुलस भी स्टार्ट कर दिया है, वो भी मेरे पास बन गए हैं उसके सारे नोट्स। तो उसके बाद हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस में आई एम टेकिंग 3 बुक्स, ठीक है। फर्स्ट विल बी वेरी बेसिक, जिसमें मैं आपको नोटेशन बस सिखाऊंगी, ठीक है। सेकेंड विल बी समवट इंटरमीडिएट, एंड देन थर्ड अगेन वी विल यूज़ दिस बुक ओनली, डेजर्ट, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग की लेवल से, मशीन लर्निंग के लेंथ से हम कैलकुलस को पढ़ेंगे, तो वो 3 बुक्स में उसको कवर कर रही हूँ। तो ये चीज़ अभी चल रही है, ठीक है। एनालिटिकल ज्योमेट्री है और मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, इसके बाद हमारा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिकल ज्योमेट्री में।